ठीक है, तो देखिए इसमें दूसरा निकालना इसलिए जरूरी है कि अभी जैसे तो ठीक हो गया, नहीं पास कर गया, और कभी कभी हो सकता है कि दिक्कत कर दे कहीं, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि लैम्डा की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली और वो दोनों में डिफरेंट आ जाए। जैसे डिफरेंट आ सकता था, एक जगह पर मैं -1 की जगह कुछ और लिख दूं, पता भी नहीं चलेगा। और जो जिससे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट से लैम्डा निकालेगा तो कुछ और आएगा, वाई से निकालेगा कुछ और आएगा, और दोनों के लिए आंसर उसमें तैयार होगा, दोनों के लिए आंसर तैयार। लेकिन आपको क्या करना है कि दोनों एक बार देख लेना है तसल्ली के लिए, जिससे कि गलत चीज नहीं लिख पाए, है ना। क्योंकि ये सी पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन पर हो तब तो ये डिवाइड करेगा किसी रेशियो में। हो सकता है कि एबीसी कोलिनियर ही नहीं होता हो, एक लाइन पर ही नहीं हो, तब तो इसका मतलब नन ऑफ दीज ऑप्शन है, और खास करके नन ऑफ दीज ऑप्शन। ठीक है, नन ऑफ दीज ऑप्शन हो तो आप जरूर इसको ट्राई करिए। नन ऑफ दीज नहीं है तो एक से भी आप काम चला सकते। ठीक है, समझ गया कि कहीं पर भी एम्बिग्यूटी लगे कि ये वाई कोऑर्डिनेट धोखा भी दे सकता है, ऑप्शन के थ्रू ये पता चले, तब आप वाई कोऑर्डिनेट भी निकाल लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट से भी लैम्डा निकालिए, और दोनों लैम्डा जब सेम आ गया तब कॉन्फिडेंटली आप मूव करिए। लैम्डा की वैल्यू आ गई -2/3, तब मिटाना नहीं है, क्योंकि लैम्डा AC अपॉन CV है, दो डिस्टेंसेज का रेशियो है। सिर्फ आपको इंटरप्रेट करना है। हमने क्या एज्यूम किया था कि C डिवाइड्स AB इंटरनली, और इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला हमने यूज किया है, इसीलिए लैम्डा नेगेटिव आया, है ना। क्यों? तो ये ट्रूली स्पीकिंग एक्सटर्नली डिवाइड करता था। तो मैं स्टेटमेंट लिखता हूं, दिस इंप्लाइज C डिवाइड्स AB कैसे? एक्सटर्नली इन 2:3। लैम्डा के नेगेटिव आना ये इंडिकेट किया हमें, ये एक्सटर्नली, इंटरनली हम मान रहे थे लेकिन वो एक्सटर्नली कर रहा था। कोई बात नहीं, हमें तो लैम्डा की वैल्यू चाहिए, है ना। और ये भी पता करना था कि कैसे करता है डिवाइड, वो भी आ गया। और बाय द वे लैम्डा पॉजिटिव आता, जो हमारी सोच थी एग्जैक्टली वही है ना। इंटरनली हमने माना था, इंटरनली है, एक्सटर्नली मान करके निकालते, एक्सटर्नल डिवीजन वाले सेक्शन फॉर्मूले को यूज करके, और बाय द वे लैम्डा नेगेटिव आता तो कहते कि वो इंटरनली डिवाइड करता था, तब ये मिटाना नहीं है। और पॉजिटिव आता तो जो हमने सोचा था वही हो गया, 2:3। तो इसका मतलब इसका जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा वो पॉइंट होगा जो AB को इंटरनली 2:3 रेशियो में डिवाइड करता है। तब देखिए C अब किधर होगा, ये भी डिस्प्यूट हो सकता है। तो आपका जो है C ऐसा है जिससे AC और अपॉन BC इज 2/3, है ना। C से A और B के डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली का रेशियो 2:3 है। तब बताइए C A के क्लोज में है कि B के क्लोज में? इस रेशियो को देख करके C बाहर तो है, इतनी बात पक्की है, ठीक है। लेकिन C इज क्लोजर टू A देन B। नहीं, AC 2 है तो उसके करिस्पॉन्डिंग BC कितना आता है? 3। इसका मतलब B इज फार्दर फ्रॉम C देन A। तो जब इसको प्लॉट करेंगे आप और C का लोकेशन देखना होगा, इस रेशियो को संभल करके देखना है ना। तो A आपका इधर में कहीं होगा, सॉरी C यहाँ पर है। So that AC और अपॉन CB is 2:3। मतलब AC 2 है तो BC 3 है। थोड़ा ज्यादा दूर मैंने दिखा दिया B को, और थोड़ा नजदीक में होगा AC के हाफ डिस्टेंस पर दूसरे साइड। अब चलिए, अब आपको एक पॉइंट C' निकालना है जो AB को इंटरनली 2:1 रेशियो में डिवाइड करता हो। अब तो काम हल्का है, A का कोऑर्डिनेट 1,3 है, B का 2,5 है, तो C का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट है C', उसका कोऑर्डिनेट लिखें तो 2 × 2 प्लस 1 × 1 और अपॉन 2 + 1 3 x कोऑर्डिनेट हो गया। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट 2 × 5 प्लस 1 × 3 डिवाइडेड बाय 2 + 1 3 आ गया। mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने का पूरा तरीका समझ गए।
इसमें बताइए, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि सब पूछता रहता है बराबर, कब किसकी बारी आ जाए कोई नहीं जानता है ना। कुछ अलग हट करके ट्राई सर, करें ये यार। एक बार शॉर्ट में बता दीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत हैंग कर रही थी, मैं दिख ही नहीं रही थी, बहुत बार लॉग इन कर लिया। अब आई है। अब आ रही है? हाँ, आवाज आ रही थी पर स्क्रीन पे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो स्क्रीन नहीं दिख रहा यस था? सर, ये तो सर ये यहाँ पे भी हो रहा था सर, आप बोल रहे हैं बट कुछ लिखा नहीं आ रहा है इधर। अच्छा, लिखा नहीं आ रहा था? सर सब, हाँ हाँ, कुछ नहीं नहीं लिख के सर, आ रहा था। सर स्विच ऑफ किया फोन, अब फिर आ से रहा है किया ना? है, अब और वो थोड़ा। सर बहुत देर हो रहा था, जब आप बिल्कुल आगे अभी बढ़ भी जा रहे थे अभी ना भी तब दिख रहा था। अभी भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, पर अब ठीक आ रहा है तब भी। नेट नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। है, नेट का प्रॉब्लम है। बाकी जगह पर क्या है? सही चल रहा है सर सर, सब कुछ दिख रहा है। सर सब एक्चुअली सही जब चल रहा आप है सर? बोल रहे हैं ना उसके 2 मिनट बाद लिखा हुआ आ रहा है। ऐसा? यही हो रहा है सर। ओ, हाँ, इधर भी यही हो सर मतलब कुछ ब्लैंक आ रहा है पूरा, जब आप पूरा लिख देते हैं ना उसके भी 1-2 मिनट बाद दिखाई देता है स्क्रीन रहा। पे। हाँ, तो पता ही नहीं ऊपर क्या हो गया सर, ये ओ, अच्छा। उसमें उसमें थोड़ा सा टाइम गैप दे रहा है, नहीं मतलब मैं लिख दिया, उसके कुछ समय के बाद वो दिखाता है। यस सर। यस सर। अच्छा, सब जगह है कि कुछ जगह है? सर, इनकी स्पीड स्लो है सर, कुछ ही इसलिए जगह बाद में तो लोड हो मेरे पाता साथ है तो ये सर। हो रहा है ये क्लास की स्टार्टिंग से ही। अच्छा, कुछ जगह है, बाकी जगह और सब जगह कहीं पर सही बढ़िया है है क्या? सर, सब सही दिख रहा है। सही है सर, बिल्कुल। अच्छा, तो इसका मतलब जहां पर नहीं आ रहा है, इसका मतलब नेट की स्पीड थोड़ी कम है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ से तो मैं 140 Mbps से भेज रहा हूँ, वहां पकड़िए थोड़ा अच्छे से। ठीक है, वहां पर थोड़ा सा आपको पकड़ना होगा, देखना होगा, है ना? ठीक है, तो ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हार्मोनिक कॉन्जुगेट को रिपीट कर देता हूँ। हार्मोनिक कॉन्जुगेट है किसी लाइन सेगमेंट के रिस्पेक्ट में जब एक पॉइंट उसे इंटरनली किसी रेशियो में डिवाइड करता हो, तो उस डिवाइड करने वाले पॉइंट का हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो पॉइंट होगा जो उसी लाइन सेगमेंट को उसी रेशियो में एक्सटर्नली डिवाइड करे, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ए बी को सी एक्सटर्नली 2:3 रेशियो में डिवाइड करता था, तो अब एक ऐसा पॉइंट सी डैश जो उसी लाइन सेगमेंट ए बी को इंटरनली 2:3 रेशियो में डिवाइड करे, वो इस सी के लिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए सी λ:1 रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, ये हमने एज्यूम कर। अब एज्यूम करने के बाद सेक्शन फॉर्मूले का हमने यूज किया, सेक्शन फॉर्मूले का यूज करके लैम्डा की वैल्यू निकाली। अब लैम्डा की जो वैल्यू आई वो नेगेटिव आ गई। ठीक है, हमें तो मालूम नहीं था ना ये इंटरनली डिवाइड करता है कि एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, तो आप कुछ ले लीजिए जैसे आपको लगता है कि इंटरनली, यस गो अहेड। इंटरनली, इंटरनल डिवीजन का सेक्शन फॉर्मूला यूज करके हमने लैम्डा निकाल लिया। अब लैम्डा की वैल्यू आ गई नेगेटिव। ठीक है, इसका मतलब क्या है, चेंज कहां पर करना है, जो हमारी सोच थी उसमें, जो हमने इंपोज किया था, जबकि पता नहीं था हमें पता नहीं था, हमने उसको कह दिया कि सी डिवाइड्स इंटरनली। अब करेक्शन की बारी है, तो लैम्डा पॉजिटिव आ जाता तो इसका मतलब जो हमने सोचा था एग्जैक्टली वही आया। लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो अब इंट्रोस्पेक्शन करना है। इंट्रोस्पेक्शन मतलब ये करना होगा कि जो डिस्टेंस का रेशियो नेगेटिव तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन नेगेटिव आया है, इसका मतलब कि जो हमने सोचा था उसका ठीक उल्टा है। तो इंटरनली डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब एक्सटर्नली डिवाइड करता है। तो लैम्डा की नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट किया कि सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:1। अब इस सी का जो हार्मोनिक कॉन्जुगेट होगा, सी का हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो पॉइंट जो ए बी को इंटरनली उसी रेशियो में डिवाइड करे, उसी रेशियो मतलब 2:3 रेशियो। तो सी डैश हमने निकाल लिया, 2:1 मैंने लिख दिया ना, गलत का 2:3 ना, 2:3
2:3 है ना। C dash is a point which divides AB in the ratio 2:3. 2:3. ठीक है, अब ये इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2 into 2 and plus 3 into 1, 3 into 1, और फिर आ गया आपका 2 into 5 and plus 3 into 3। समझ गया, 2:3 था, 2:1 कहाँ है, 2:3 है ना। तो AC डैश्ड अपॉन AC डैश्ड और अपॉन BC डैश्ड, ये भी होगा 2:3, बट C डैश्ड विल लाई इनसाइड द लाइन सेगमेंट। अब इसको सॉल्व करके 2 + 3 5, ये भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, 2 + 3। ठीक है, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो आ गया 3 + 4 7, 7/5। ठीक है, कॉमा ये 9 और प्लस 10, 19 और अपॉन 5। ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे इन सबको। तो देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर गलती होती है। जैसे मैं ही अभी 2:3 सोच रहा हूँ, 2:1 लिख दिया है ना, 2:1 लिख दिया। गलती ये सब होती है, और इसी के लिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है, हाथ चलाने की जरूरत इसीलिए होती है। नहीं तो क्या एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा कि आप सोचेंगे कि हाँ मैं यही लिख रहा हूँ, है ना। जब मैं बोल रहा हूँ 2:3 और लिख क्या रहा हूँ 2:1, क्योंकि दिमाग में चल रहा है कि AC 2 है तो AB जो होना चाहिए 1 होना चाहिए, ये चल रहा है। मतलब A 2:1 रेशियो में CB को डिवाइड करता है। ऐसे भी निकाल सकते हैं एक्सटर्नल को इंटरनल में चेंज करने के लिए। तो दिमाग में वो चल रहा था, 2:1 मैंने छाप दिया। समझ गया कि AC जब 2 है और BC आपका 3 है और C बाहर है, AC 2 होगा तो AB 1 होगा। वो 2:1 चल रहा था दिमाग में, वही आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो बैकग्राउंड में कुछ चीज चलते रहता है, वो कहीं गलती से यहाँ पर छप गया तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा कंसेंट्रेशन से, और एक बार गलती हो और आसान क्वेश्चन है तो दोबारा उसमें चेक नहीं करते हैं, नहीं मिलेगा वो। जैसे मैं चेक करता तो कभी भी ये नहीं दिखता कि 3 के जगह पर मैंने 1 लिख दिया है, लेकिन दोबारा लिखूंगा तो अपने आप सही सही आ जाएगा, क्योंकि कोई काम ही नहीं है इसमें। ये क्यों कॉन्फिडेंस हिलाएगा, लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन आपका कॉन्फिडेंस हिलाता है। ठीक है, कि जिसको आपको लगता हो कि ये होना चाहिए और वो नहीं रहा है, तो वहां पर ऐसी ही गलती होती रहती है। ठीक है, तो इसको समझ गए। प्रिकॉशन आपको कहां से लेना है, यहीं से लेना है। ठीक है, कि दोनों कोऑर्डिनेट से लैम्डा पहले निकालो। ठीक है, कुछ भी मान करके, जैसे इंटरनली मान करके, यूजुअली आप इंटरनल डिवीजन का ही सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वही मान लीजिए। लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो जो हमने सोचा वही है। नेगेटिव आए तो इसका मतलब एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नली डिवाइड करता था वो पॉइंट, तब उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट वो पॉइंट होगा जो उसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली उसी रेशियो में डिवाइड करे, है ना। तो C डैश इस तरह से हमने निकाल लिया। ठीक है, हो जाएगा ये। एक बार ऊपर दिखा दीजिए। ठीक है, भी नहीं हुआ। हो गया। और ऊपर ऊपर ही नहीं हुई सर, इसमें स्क्रीन वहीं पर रुकी हुई है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वहीं पे रुकी हुई है सर। फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ C विद रिस्पेक्ट टू वन। तो मैं पूरा स्क्रॉल कर दिया। इसका मतलब नेट की स्पीड आपके यहाँ थोड़ी कम है ना, जो मुझे लग रहा है। थोड़ा सा वेट करिए तो आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका ये पॉइंट और हार्मोनिक कॉन्जुगेट उसका। ये भी सेक्शन फॉर्मूले की देन है ना। अब आइए, अब जरा स्ट्रेट लाइन पर मैं मूव करता हूँ। इतनी कहानी हो गई पॉइंट की,
देख रहे हैं, इतनी सारी बात है। स्ट्रेट लाइन, ठीक, स्ट्रेट लाइन में जो वहां पर पॉइंट पे मैंने बताया, बस इसकी एक और केवल एक खास बात को यूज करना है। जितना भी फॉर्म है लाइन की इक्वेशन का, उन सबको लाने के लिए आप एक ही काम करते हैं, या गिवन लाइन हैज फिक्स्ड स्लोप, इसी एंगल पर आप tan ऑपरेट करेंगे तो tan थीटा इज स्लोप ऑफ लाइन, है ना। अब आप एक मतलब दो अलग अलग तरह से स्लोप निकालिए और स्लोप निकाल करके इक्वेट करते जाइए, जो भी फॉर्म है वो सब आते जाएगा, जो फॉर्म है आते जाएगा। जैसे 2 पॉइंट फॉर्म है x1 y1 x2 y2, 2 पॉइंट दे दिया और इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन का की इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन लिखना है तो आप क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट ले लेंगे, इस पर वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और गिवन डेटा में जो रिलेशन होता है उसे इक्वेशन कहते हैं। तो एक बार आप एपी का स्लोप लिखिए, तो y माइनस y1 और अपॉन x माइनस x1, ये हो गया एपी का स्लोप। दिस मस्ट बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AB, AB का स्लोप लिखे तो y1 माइनस y2 और अपॉन x1 माइनस x2, क्योंकि लाइन एक ही है तो स्लोप एक ही होनी चाहिए, ठीक। तब देखिए इसको आप लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 माइनस y, ठीक। ये हो गया लाइन की इक्वेशन का 2 पॉइंट फॉर्म। और इसी में अब 3D में जब जाएंगे आप तो एक रेशियो और बढ़ जाता है, z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2, जो कि ऑब्वियस है ना। इसी रेशियो में एक एक्सटेंशन हो जाता है z माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2। तो 2D से 3D में जाना ये आसान काम है, या 3D को 2D के बेसिस पर एनालाइज करना ये आसान काम है। तो आप इस तरह से इसी का सिमेट्रिकल फॉर्म आप 3D में लिख लेते हैं। एक और काउंटर खोल करके z के लिए क्या गया, ऐसे ही मान ली पॉइंट स्लोप फॉर्म होता तो स्लोप दे दिया है, एक दे दिया और एक पॉइंट बता दिया, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन जो किसी खास डायरेक्शन में ड्रॉ किया गया, ये बता दिया। मतलब स्लोप इज गिवन, मतलब tan थीटा की वैल्यू दी हुई, m इज गिवन, m इज tan थीटा, और एक पॉइंट आपको बता दिया x1, y। अब क्या करेंगे, एक वेरिएबल पॉइंट x, y आप भी लेंगे, एक स्लोप आप निकालिए, y माइनस y1 और अपॉन x माइनस x1 इज स्लोप ऑफ लाइन m, है ना। m इज tan थीटा, लिख देता हूं मैं अभी tan थीटा, है ना। इसका मतलब ये लिखा आ सकता है y माइनस y1 और अपॉन साइन थीटा इज x माइनस x1 और अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तब देखिए इसको आप लिख सकते हैं x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस y1 और अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, नहीं लिख सकते हैं, समझ गए। अब देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो अब जरा देखिए ये x माइनस x1 अपॉन ये डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन है विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन इसी को कहते हैं ना, कि लाइन का x एक्सिस से जो इंक्लिनेशन है ना, वो उसका डायरेक्शन देगा x एक्सिस के रिस्पेक्ट में। उस डायरेक्शन का कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है, ये नहीं कि फॉर्मूला से डायरेक्शन कोसाइन आता है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब ये, तो x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस इज y माइनस y1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस। और यही 3D में आप जाएंगे तो होता है z माइनस z1 अपॉन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन विद रिस्पेक्ट टू z एक्सिस। जब स्पेस में लाइन आ जाए तो z एक्सिस से भी उसका इंक्लिनेशन लिखना होगा, ठीक है। तो एक थर्ड काउंटर बढ़ा देंगे तो 3D का दूसरा फॉर्म आ जाएगा आपका। 3D में लाइन की इक्वेशन का जो दूसरा फॉर्म लिखते हैं x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन n, वेयर l m n आर डायरेक्शन कोसाइंस। तो वही चीज यहाँ भी है, उस डायरेक्शन कोसाइन को एक में समेट लिया स्लोप, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों इंटर रिलेटेड है। ये दो एग्जांपल लेने के पीछे रीजन ये है
और दूसरा ये बताना कि लाइन की इक्वेशन के लिए आपको इक्वेशन लिखना है तो इसके लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है ना, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप निकल के आएगा। जो दिया हुआ है उस सिचुएशन को आप डिकोड करिए, फिर इक्वेशन लिखने का जो तरीका है उस तरीके को यूज करिए, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से बाकी जो फॉर्म सब है उन सब फॉर्म को देख लीजिएगा। इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सब जानते ही होंगे, है ना। अब जरा देखिए, अब एक टर्म जो है इंटरसेप्ट, है ना, इंटरसेप्ट। ठीक है, इंटरसेप्ट किसे कहते हैं? तो जैसे कोई लाइन, जैसे ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या करेंगे? y को 0 करके x की वैल्यू निकाल, एट y इक्वल टू 0 ax प्लस c इज 0, मतलब x इज माइनस c बाई a। दिस वैल्यू ऑफ x इज नोन एज x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट। ठीक है, कि किसी भी लाइन के इक्वेशन में y को 0 करके जो x की वैल्यू आ जाए उसे आप x इंटरसेप्ट कहेंगे। ये हो गया आपका माइनस c बाई a कॉमा 0, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट। तो y 0 करके x की वैल्यू निकालेंगे, x इंटरसेप्ट, और x 0 करके जो y की वैल्यू है उसे y इंटरसेप्ट कहते हैं। by प्लस c इक्वल टू 0, y इज माइनस c बाई। तो इसके थ्रू आप y एक्सिस के साथ जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो लिख सकते हैं, माइनस c बाई। ठीक है, मतलब इंटरसेप्ट इटसेल्फ कैरीज साइन, वो अपने खुद साइन लेकर के आता है। y पॉजिटिव होगा, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होता होगा तो लाइन ऐसी ही होगी, और माइनस c बाई बी की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो नीचे आ जाएगा। ऐसे ही माइनस c बाई ए नेगेटिव होता होगा तो लेफ्ट साइड में जैसे मैंने कट करवाया वैसे ही कट करेगा, बाई वे पॉजिटिव होता होगा तो राइट साइड आ जाएगा। तो इंटरसेप्ट इटसेल्फ कैरीज साइन, we need not to assign any sign by ourselves when intercept is given। x इंटरसेप्ट दिया हुआ है तो x इंटरसेप्ट कॉमा 0 उस लाइन का x एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। जैसे x इंटरसेप्ट दे दिया आपको a और y इंटरसेप्ट दे दिया b, है ना। तो अब उस लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया है। तब इस इंटरसेप्ट के सहारे आप एक्स एक्सिस से जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसको लिखेंगे a कॉमा 0, वाई एक्सिस से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको क्या लिखेंगे? 0 कॉमा b। ठीक है, अब हमें नहीं मालूम था कि b क्या है, b तो नंबर है नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर है। अब b पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो b पॉजिटिव होगा तो ऊपर जैसे मैंने प्लॉट किया वैसे ही है, नेगेटिव होगा तो नीचे आ जाएगा। a नेगेटिव होगा तो जैसे मैंने प्लॉट किया वैसे है, वरना राइट साइड में आ जाता। तो उससे कोई बहसबाजी नहीं, जो भी है वो इन टोटो है, वही लिखा हुआ। तो इंटरसेप्ट को ही यूज करके आप रिस्पेक्टिव एक्सिस से उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर एक वेरिएबल पॉइंट p ले लीजिए। वेरिएबल पॉइंट p का कोऑर्डिनेट x, y है। अब इस कोऑर्डिनेट और गिवन डेटा में जो रिलेशन होगा उसे इक्वेशन कहते हैं। अब इससे आप इक्वेशन लिख डालते हैं। तो बताने का मतलब ये था कि इंटरसेप्ट इटसेल्फ कैरीज साइन, वो खुद साइन लेकर के आता है। तो इंटरसेप्ट के सहारे डायरेक्टली एक्सिस से उस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लिख सकते हैं। लेकिन यहीं पर कहे कि लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ए। ठीक है, लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस इज ए। ये ऐसी दो लाइन। ठीक है, जैसे आपको कहें कि लेंथ इंटरसेप्टेड बाय द लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 3। ठीक है, तो लाइन में पास थ्रू 3, 0 और
लाइन में पास थ्रू -3, 0, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस नहीं कहा है कुछ भी, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, अब डिपेंड करेगा y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्या है नहीं है, तो उसके हिसाब से आप -3, 0 या 3, 0 से लाइन को मोड़ दीजिए। समझ गए? तो जब लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस कहता है 3, तो आपको ऐसे लिखना है, यहाँ से पास करवाना है ए से, और लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम 3, तो ये बी से भी पास हो सकता है। लेकिन ए से पास होने वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट आपसे पूछे तो क्या कहेंगे? एक्स इंटरसेप्ट इज 3। बी से पास होने वाली लाइन का एक्स इंटरसेप्ट पूछे तो क्या कहेंगे? इज -3। ठीक है, दोनों में अंतर समझ गए? इंटरसेप्ट एंड लेंथ इंटरसेप्टेड, लेंथ इंटरसेप्टेड इज ऑलवेज एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, वो हमेशा नॉन नेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन इंटरसेप्ट खुद साइन लेकर के आता है, उसको हमें साइन नहीं देना है। जब कहे आपको एक्स इंटरसेप्ट -3 है, तो आप लाइन का एक्स एक्सिस से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखेंगे -3, 0। जब कहेगा एक्स इंटरसेप्ट इज 3, तब जाकर के एक्स एक्सिस से उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लिखेंगे 3, 0। ठीक है, लेकिन जब लेंथ इंटरसेप्टेड फ्रॉम एक्स एक्सिस कहता है 3, तो इसका मतलब लाइन दोनों में से कोई भी हो। ये क्लियर है पूरा? यस सर। ठीक है, ये सब 1-2 टेक्निकल टर्म है, इन सब चीज को रखिएगा। जो ये सब क्या करता है, अब ये सब गलत होकर के आता है, तो कहते हैं सिली मिस्टेक हो गया। नहीं, हकीकत क्या था, हमें पता ही नहीं था लेंथ इंटरसेप्टेड का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इतना जोर दे करके बोलता है। ठीक, चलो, तो ये सब हो जाएगा। दूसरी बात है, जैसे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जो कि यूजुअली स्कूल एग्जामिनेशन सब में कम काम होता है और यहाँ पर ज्यादा होता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन में आप क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट से एक गिवन डायरेक्शन, कोई एक पॉइंट है x1, y, यहां से गिवन डायरेक्शन में r डिस्टेंस पर पॉइंट या पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट निकालना हो, तो r डिस्टेंस पर 2 पॉइंट होगा, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, अपोजिट साइड से p' इसको कह दूं, ये भी r है। इसका डायरेक्शन दिया हुआ है ये थीटा। ये थीटा वो एंगल है जिससे किसी लाइन के स्लोप को निकालते हैं, जिस पर हमारी बहसबाजी हो चुकी है कि कहां से कहां तक हो सकता है। तो p का कोऑर्डिनेट जब आप लिखेंगे ऊपर की ओर, आप इसी ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे, है ना। p का a का x कोऑर्डिनेट x1 है और ये डिस्टेंस आपका r cos थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा है, ये आपका r sin थीटा है। तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 प्लस r cos थीटा और y1 प्लस r sin थीटा आ जाएगा। ऐसे ही p' का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x1 माइनस r cos थीटा और y1 माइनस r sin। ठीक है, तो इसी p और p' के कोऑर्डिनेट्स को जनरलाइज कर दे, x, y लिख ले, तो x को आप लिख सकते हैं x1 प्लस या माइनस ऑफ r cos थीटा अकॉर्डिंगली, और y को आप लिख सकते हैं y1 प्लस या माइनस ऑफ r sin थीटा अकॉर्डिंगली। ठीक है, प्लस लिखना है तो दोनों ही में प्लस, माइनस लिखना है तो दोनों ही में माइनस। समझ गए, क्योंकि p' का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए x1 y1 में से उतना ही आप सब्ट्रैक्ट करते जितना ऐड करके p का कोऑर्डिनेट आपने लिखा है। ये हो गया पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन। अब देखिए, अब सवाल ये है, ये क्यों लिखा मैंने, है ना, क्योंकि फॉर्मूला बताने के लिए तो नहीं सेशन लिया जा रहा है, इसमें कुछ मतलब है। तो मतलब क्या है कि आपसे पूछ लेगा कि दो कर्व का नाम ले लेगा, कहेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कर्व्स हैव सेम
पैरामीट्रिक इक्वेशन, ठीक है, सेम पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो जो पैरामीट्रिक इक्वेशन मैंने लाइन के लिए लिखा है एग्जैक्टली सेम पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है, ऐसा ही पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है सर्कल के लिए। समझ गए कि सर्कल के लिए भी एग्जैक्टली सेम पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है जो लाइन के लिए हमने लिखा, सिर्फ पैरामीटर चेंज करें। इसमें पैरामीटर क्या है, पैरामीटर के बारे में बता चुका हूं। पैरामीटर वो कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। पैरामीटर की डेफिनेशन है, तो आर इज पैरामीटर। समझ गए, आर इज पैरामीटर, ठीक है, कि आर की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ए से डिफरेंट डिस्टेंस पर पॉइंट आप ले सकते हैं। समझ गए। लेकिन सर्कल के इक्वेशन में जब आप लिखेंगे यही, तो थीटा विल बी पैरामीटर। आर तो रेडियस हो जाता है सर्कल का, और थीटा विल चेंज, थीटा विल चेंज। और सेंटर का कोऑर्डिनेट x1, y1 होगा, जो यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो सर्कल में एग्जैक्टली सेम पैरामीट्रिक इक्वेशन आप लिखेंगे, यही पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है उसके लिए, लेकिन पैरामीटर विल बी डिफरेंट इन दैट केस। समझ गए कि सर्कल में यही आपका सेंटर है x1, y1, यहां से थीटा एंगल पर एक रेडियल डिस्टेंस हमने लिया है, ये रेडियस r है, और ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट आप लिखेंगे x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। इसी को x, y लेंगे तो आपका कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और P डैश दूसरे साइड का पॉइंट होगा जो ठीक अपोजिट में, ये P डैश, ठीक है। तो इसी को x और इसको y लिखेंगे आप, तो पैरामीट्रिक, सेम पैरामीट्रिक इक्वेशन आ जाएगा जो यहाँ पर हमने लिखा है। ये दो कर्व है जिसका पैरामीट्रिक इक्वेशन सेम है, बट पैरामीटर विल बी डिफरेंट इन बोथ द कर्व्स। समझ गए। और जहां कहीं डिस्टेंस में कोई रिलेशन पूछे तो आप इस पैरामीट्रिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आपसे कहता है कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट या पॉइंट्स ऑन द लाइन, है ना, से 3x plus 4y minus 7 equal to 0, situated at 5 units from 1, 1, ठीक है। 1, 1 से इस लाइन के लॉन्ग 5 यूनिट डिस्टेंस पर जो पॉइंट्स है उसका कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली बात कि 1, 1 इसको सेटिस्फाई करता है। समझ गया, 1, 1 इसको सेटिस्फाई करता है, दिख रहा है। तो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया, ये आपका 1, 1 इसी लाइन पर है, लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ से 5 यूनिट डिस्टेंस पर जब पॉइंट निकालेंगे तो 5 यूनिट आगे भी हो सकता है और 5 यूनिट पीछे भी हो सकता है। ये दो लोकेशन है इसके लिए, ठीक है। 5 यूनिट एक साइड लिखेंगे तो जैसे 1 प्लस 5 cos थीटा लिखते हैं, तो दूसरे में भी आपको प्लस ही लिखना है, अपने से जंबल नहीं करना है। 1 प्लस 5 cos थीटा, तो आपको 1 प्लस 5 sin थीटा ही y कोऑर्डिनेट के लिए यूज करना है। और दूसरे साइड में 1 माइनस 5 cos थीटा, 1 माइनस 5 sin। पहले इतना लिख के बैठ, उसके बाद क्या करना है, इस लाइन का स्लोप निकाल लेना। स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया, -3/4। नहीं कुछ याद आए तो dy/dx निकाल लीजिए, dy/dx इज स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। तो -3/4। अब ये -3/4 ही tan थीटा है, क्योंकि पैरामीट्रिक इक्वेशन में जो थीटा आप यूज करते हैं वो एंगल है जिससे स्लोप निकाला जाता है। अब tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव है, ये नेगेटिव किसकी वजह से होगा, किसकी गलती है, हाँ कॉस कॉस की वजह से।
ये थीटा है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 हो गया। तो अब साइन थीटा आप लिखेंगे 3/5 और कॉस थीटा लिखेंगे -4/5। बस अब इसको डाल देना है, इसको आ जाएगा P का कोऑर्डिनेट। तो 1 - 4, 1 + 3, ये हो गया आपका -3 और -4। और इधर में लिखेंगे तो 1 और +4, 1 - 3, तो 5, माइनस, ठीक है। तो आपको कहे बाई जो कह देगा कि इंक्रीजिंग x कोऑर्डिनेट, तो आपको इसका मतलब P टेस्ट का कोऑर्डिनेट निकालना है। इंक्रीजिंग y कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो देख लेना है कि सीधा क्या है, एडवांस पूछेगा तो एडवांस में पूछेगा तो दोनों पूछ लेगा, मेंस में पूछेगा एक आंसर मार्क करवाना है तो एक ही ऑप्शन में देगा, या नहीं तो बता देगा ऐसे कुछ कि टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग x कोऑर्डिनेट या डिक्रीजिंग x कोऑर्डिनेट, तो उस हिसाब से बता देना। दोनों निकाल के रखे रहिए, जो आपको पूछे उसको छाप दें, ठीक है। तो किसी लाइन के अलॉन्ग किसी पॉइंट से गिवन डिस्टेंस पर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप इस पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे, जो कि पैराबोला वगैरह में पूछ लेता है कि √2, 0 से एक लाइन ड्रॉ किया गया जो पैराबोला को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। उस √2, 0 से दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के डिस्टेंस का प्रोडक्ट लिखो, डिस्टेंस का सम लिखो, वगैरह वगैरह तो पूछता रहता है। तो वहां पर भी r डिस्टेंस लेकर उसका पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करवा देते हैं, r में क्वाड्रेटिक आ जाती है, क्वाड्रेटिक आएगी तो दोनों डिस्टेंस का प्रोडक्ट सम आ जाएगा वहां से, ठीक है। ऐसे ही पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट r के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि AP डिस्टेंस अननोन है ना, तो कितने डिस्टेंस पर जाकर के वो कट करेगी लाइन वो आपको बता देगा वहां से, उसी का जो 2 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। जैसे 1 + r cos थीटा और 1 + r sin थीटा लेकर सेटिस्फाई करवाएंगे तो r की 2 वैल्यू आएगी, एक 5 आएगी, दूसरी वैल्यू -5 आएगी, है ना। तो एक p हमने रखा था, तो p रखते समय हमने 1 + r cos थीटा का यूज किया, जबकि उसी लाइन पर उतने ही डिस्टेंस पर एक पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 1 - r cos थीटा और 1 - r sin थीटा भी होगा, इसीलिए r की जो 2 वैल्यू निकल के आएगी उसमें वो अपोजिट साइन की, ठीक है। एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, और उसके पीछे वजह यही है क्योंकि सेटिस्फाई जब आप करवाएंगे तो किसी एक से ही करवाएंगे, है ना। x1 + r cos थीटा, y1 + r sin थीटा से, ये तो नहीं दोनों माइनस वाला भी रख लेंगे, लेकिन जब आएगा तो रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है ना, क्योंकि खुली आंख में आपको काम करना है, तो इसलिए गलती की गुंजाइश इसमें नहीं। जब r के प्रोडक्ट की वैल्यू भाई जो नेगेटिव आए तो चौंकना नहीं, आना ही है। जैसे a से 5 यूनिट डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है और 5 यूनिट डिस्टेंस पर पॉइंट P' है, तो दोनों का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए जो डिफरेंस हमने दिया है यही क्या है कि एक में जहां 5 लिखा हुआ है उसे वहीं पर -5 कर दूसरा आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट है जिसका यूज तब करेंगे आप जब डिस्टेंस में रिलेशन दिया हो या डिस्टेंस के बारे में कोई इंक्वायरी, ठीक। ये हो जाएगा। अब चलिए अब जरा देखिए, अब इसमें जैसे एक और चीज, और इसको मैं 3D से कुछ रिलेट करके याद आपको दिलवाते चलूंगा, जिससे 3D पर जाएं तो आपका रिवीजन हो, रिविजिट हो जाए, है ना। जैसे जो अगला काम होगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मिरर इमेज और ये निकालना, उसके लिए जैसे 2 लाइन के बीच में एंगल जो लिखते हैं, 2 लाइन के बीच में एंगल, इसको जरा बारीकी से देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। यही एंगल थीटा है और भाई यही एंगल लिखना हो तो देखिए इस एंगल को मैं θ1 ले लेता हूं और इसको θ2, और भाई जो आपने प्लॉट कर लिया है तो थीटा इज डायरेक्टली θ1 - θ2,